Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and welcome back to our MCQ series. आज है हमारा थर्ड एपिसोड. लास्ट एपिसोड में हमने कवर किया था ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम. एंड आज के एपिसोड में हम कवर करने वाले रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. सो आप इस चैप्टर से देखोगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. अभी जो हमने पिछले 2 एपिसोड्स में किया वहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2, 3, 4 रहते थे. आज हम सॉल्व करने वाले 10 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. बट हाँ, केस स्टडीज़ हार्ड नहीं होंगी. बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको केस स्टडी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़े. बट येस, केस स्टडीज़ इस चैप्टर से पर्टिकुलरली ज़्यादा आती है. सो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सब सॉल्व करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. वी विल रीड द पैराज वेयर रिक्वायर्ड एंड वी विल अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो नॉट इवन वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट. पहले हम कवर करेंगे MCQ टाइप क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो कवर करेंगे. एंड उसके बाद हम केस स्टडी बेस्ड कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल. रोमम किससे बनता है? तो रोमम बहुत सिंपल है. रोमम मतलब IR इंटू CR, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से. सो कंपोनेंट्स क्या है? इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क नहीं, इनहेरेंट रिस्क एंड control risk. Control risk is a function of effectiveness of design, implementation and maintenance of dash by management. Control risk में आप क्या जज करते हो? कि क्या इफेक्टिव है, क्या इम्प्लीमेंटेड है, क्या प्रॉपरली डिजाइंड है. IC इंटरनल कंट्रोल. कंट्रोल रिस्क में आप देखते हो कि क्या कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है. सो द आंसर इज इंटरनल कंट्रोल. ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड. तो रोमम क्या हो गया? IR इंटू CR. एंड ऑडिट रिस्क होता है IR इंटू CR इंटू DR, दैट इज डिटेक्शन रिस्क. तो ये दोनों रिस्क हो गए कंपनी के पार्ट के और ये हो गया ऑडिटर के पार्ट का. तो यहाँ पे बोल रहा है ऑडिट रिस्क कौन से 2 कंपोनेंट्स को बना के बनता है. रोमम इन्होंने बता दिया है, आपको ये पार्ट बताना है. तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ये दोनों तो रोमम का ही पार्ट है. बिजनेस रिस्क कभी भी ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं होता. आंसर इज डिटेक्शन रिस्क. डैश मीन्स द रिस्क दैट गिव्स एन inappropriate that the auditor gives an inappropriate audit opinion when the financial statements is materially misstatement. क्या कौन सा ऐसा रिस्क होता है जो जिसका मतलब होता है कि ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है गलत पर ऑडिटर कह दे रहा है उसको सही. तो जब ऐसा होता है तो इस रिस्क को कहते हैं ऑडिट रिस्क. बहुत सारे बच्चे इसमें डिटेक्शन रिस्क करके आएंगे. नहीं, डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये नहीं होता. डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे. वेरएज अगर आप बोल रहे हो ओपिनियन गलत है तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है ऑडिट रिस्क. रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मैंने अभी क्या बोला, किसका पार्ट का होता है? एंटिटी के पार्ट का होता है. तो मतलब ऑडिट हो ना हो ये ऑलरेडी प्रेजेंट था. तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुछ ऐसे रिस्क होते हैं तो ऑडिट होने से पहले भी प्रेजेंट रहते हैं. दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड आफ्टर ऑडिट. नहीं, ऑडिट का तो पार्ट नहीं है. ड्यूरिंग द ऑडिट नहीं. प्रायर टू ऑडिट यस. ऑडिट से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब गलत रहता है, गंदा रहता है, तो उसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है. The assessment of risk is a matter capable of precise measurement rather than a matter of professional judgment. नहीं, हम जब भी रिस्क असेसमेंट बोलते हैं तो हम ऑडिटर को क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे प्रोफेशनल जजमेंट का पार्ट है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए. अगर रिस्क को ऐसा कोई प्रिसाइज मेजरमेंट करना तो तुम किसी और को बुला लेते. ऑडिटर को क्यों बुलाया? Why only a qualified auditor is brought in कि वो रिस्क असेस करे? बिकॉज ही हैज प्रोफेशनल जजमेंट. तो कभी भी ये कोई प्रिसाइज मैटर ऑफ मेजरमेंट नहीं होता. ये हमेशा रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट rather than a matter capable of precise measurement. हाँ, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट as well as capable of precise measurement sometimes नहीं.
The susceptibility of an assertion about class of transaction, account balance, or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of any related control is. मतलब वो बोल रहा है कि कुछ आइटम्स में ऑलरेडी रिस्क प्रेजेंट होते हैं बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी कंट्रोल और बिफोर एनी ऑडिट. तो ऐसे रिस्क को क्या बोलते हैं? ऐसे रिस्क को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क. कुछ आइटम्स जो खुद में रिस्क कैरी करते हैं, जिनमें कंट्रोल्स लगाओ नहीं लगाओ बट उससे पहले भी उसमें रिस्क होता है, उसको कहते हैं इनहेरेंट रिस्क. For a given level of audit risk, the acceptable level of detection risk bears dash relationship to assessed risk of material misstatements at assertion level. ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. पूछा है कि अगर रोमम दिया हुआ है एंड डिटेक्शन रिस्क दिया हुआ है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. तो आप ये बताओ, अगर एंटिटी में रिस्क ज्यादा होगा, एंटिटी में रिस्क ज्यादा मतलब रोमम ज्यादा, तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? डिटेक्शन रिस्क कम से कम, डिटेक्शन रिस्क कम से कम होगा. क्यों? क्योंकि अपने क्या बोलेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है तो अपने को डिटेक्शन रिस्क का लेवल कम से कम रखना है. अपने को ट्राई करना है अपने ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाए एंड अपने सारा स्टेटमेंट्स डिटेक्ट कर पाए. अगर आप डिटेक्शन रिस्क का लेवल बढ़ा दोगे मतलब आप क्या बोल रहे हो कि ऑडिट प्रोसीजर कम लगाने भी इससे भी चलेगा, कुछ रिस्क अनडिटेक्टेड रह जाए तो भी चलेगा. तो जब भी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा होगा हम चाहेंगे कि हमारा डिटेक्शन रिस्क कम से कम हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगा पाए एंड सारे मिसस्टेटमेंट्स पकड़ पाए. तो हमेशा देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. क्योंकि जैसे जैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आगे बढ़ेगा हम चाहेंगे हमारा डिटेक्शन रिस्क लो से लो रहे, क्योंकि जब गलतियां ऑलरेडी प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो अपने ऑडिट प्रोसीजर से और गलती कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते बल्कि उससे कम से कम करना चाहते हैं. तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, एकदम याद कर लो कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड डिटेक्शन रिस्क के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप रहता है. You have been appointed as the statutory auditor of the company for the first time. It has become very important for you to understand the company and its environment. Which of the following activities are not expected to be included in your attempts to know about the company and its environment? वो बोल रहा है कि आपको पहली बार ऑडिटर बनाया है तो आप एनवायरनमेंट देख रहे हो बिजनेस का एंड जज कर रहे हो उसको एंड समझ रहे हो ताकि आप आगे का ऑडिट प्लान बना पाओ, प्रोग्राम बना पाओ. एंड उसमें इन चारों में से क्या नहीं आता? व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट तो इन चारों में से क्या ऑप्शन नहीं आता उसमें? गेनिंग नॉलेज अबाउट डेट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये तो आता है. Evaluating whether company's accounting policies are appropriate for business, ये भी आता है. Understanding business risks faced by the company, हाँ ये भी आता है. Gathering evidence about valuation of trade receivable of the company, नहीं ये तो आप ऑडिट ही करने लग गए, या आप बिजनेस इसमें आपने कहाँ समझा या एनवायरमेंट कहाँ समझा. सो दिस इज द वन दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट. जब मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ एनवायरमेंट, जब मैं समझ रही हूँ तो मैं एंटिटी के नेचर के बारे में समझती हूँ, एंटिटी के कंपोनेंट्स के बारे में समझती हूँ, तब मैं अचानक से एविडेंस गैदर करना स्टार्ट नहीं कर देती हूँ. Dash refers to the audit procedure performed to obtain an understanding of entity and its environment, including entity's internal control to identify and assess risk of material misstatement. हमेशा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पे ही टिक होगा. याद रखना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप ही होता है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर आप बिजनेस को नहीं समझोगे तो आप कभी भी रिस्क असेस नहीं कर पाओगे. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ही वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आप बिजनेस को समझते हो, रिस्क असेस करते हो और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाते हो. अब इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताने स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है. Statement 1. Substantive procedures alone can provide sufficient and appropriate audit evidence at the assertion level. जहाँ भी alone आ जाए वो मान लेना स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि substantive procedures अकेला कभी किसी की मदद नहीं कर सकता. This plus test of controls is effective audit procedure. तो statement 1 तो गलत है. Test of controls are audit procedures designed to evaluate the operating of it
effectiveness of controls in prevention, detection and correcting material misstatement at assertion level. बिल्कुल जी सही. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम बेसिकली कंट्रोल्स का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, बाकी किसका नहीं. तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. हाँ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ये इनकरेक्ट नहीं, इसमें से स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Because the assessment of risk of material misstatement takes account of internal control, the extent of substantive procedures may need to be increased irrespective of results of test of control. नहीं, बेकार में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्यों ज़्यादा बढ़ाने हैं. अगर ऐसा लग रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में वीकनेस है तब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बढ़ाएंगे, तो ये तो नहीं है. द एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में नीड टू बी इंक्रीज व्हेन द रिजल्ट्स फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर सैटिस्फैक्टरी. अरे भैया ये क्या लाइन है, जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल सैटिस्फैक्टरी है मतलब कंट्रोल सही चल रहे, तो मेरे को सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये भी गलत है. द एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में नीड टू बी डिक्रीज्ड व्हेन the results from test of controls are unsatisfactory. अरे फिर से गलत बोल दिया. जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अनसेटिस्फैक्टरी है मतलब कंट्रोल सही नहीं चल रहा, तो मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बढ़ाने हैं, कम थोड़ी करना है. ये भी गलत है. द एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में नीड टू बी इंक्रीज्ड व्हेन द रिजल्ट्स फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर अनसेटिस्फैक्टरी. हाँ सही. यहाँ मतलब कहा गया कि अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का रिजल्ट है अनसेटिस्फैक्टरी मतलब कंट्रोल्स वीक है, तो आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे. बिल्कुल सही. The assessment of risk of material misstatement may be expressed in quantitative terms such as percentage or in non-quantitative terms. दूसरा है quantitative terms such as percentage. तीसरा है सिर्फ non-quantitative terms and चौथा none of the above. तो सबसे पहला ऑप्शन सही है. क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव बोथ टर्म्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्सप्रेस किया जा सकता है. वो डिफरेंट आइटम्स पे डिफर करता है. To evaluate the internal controls of Kingsway Limited, a team member of auditors used a method according to which number of questions relating to internal control of the company were required to be answered by the employees of the company. हमेशा याद रखना, जब भी आप इंटरनल कंट्रोल इवेलुएट कर रहे हो एज एन ऑडिटर, आपके पास 4 चीज़ें होती हैं. पहला होता है नरेटिव रिकॉर्ड, जहाँ पे आप एंटिटी से उसका जो भी कंट्रोल है उसका एक डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन मांगते हो. जैसे एसओपी हो गया, तो रिटन फॉर्मेट में आप उससे एक डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन लेते हो कि उसकी कंपनी का कंट्रोल्स क्या है. फिर हो गया फ्लो चार्ट, यहाँ पे आप उसे ग्राफिक फॉर्म में कंट्रोल समझते हो. वो फ्लो चार्ट जैसे नहीं बनता एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे वहाँ पे डॉटेड लाइंस रहते हैं या एरोज रहते हैं. तो जब आप ग्राफिक फॉर्म में इंटरनल कंट्रोल समझ रहे हो तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट. फिर आता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर. इसमें क्या होता है कि इसमें आप एम्प्लॉयज को एक क्वेश्चनर भरने देते हो और उनके आंसर से जज करते हो कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है. तो यहाँ पे वो वही क्वेश्चनर मेथड यूज कर रहा है. एंड लास्टली होता है चेकलिस्ट, जो हम अपने टीम मेंबर्स को देते हैं. ऑडिटर अपने टीम मेंबर्स को देता है कि इंश्योर करे कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट्स उनसे चेक करना छूट नहीं जाए. After obtaining the answers, there was a discussion relating to answers between team members of auditor and employees of the company for a clear picture. State the method of evaluation of internal control as discussed above. मैंने पहले ही बोल दिया, questionnaire is the method. Which of the following is incorrect for the purpose of identifying and assessing risk of material misstatement? ध्यान से पढ़ना, incorrect पूछा है, correct नहीं पूछा है. The auditor shall identify risks through the process of obtaining an understanding of entity and its environment, including relevant controls that relate to risk, and by considering the classes of transactions, account balances, and disclosures in financial statements. हाँ जी, ये step तो होता है. Assess the identified risk and evaluate whether they relate more pervasively to financial statements as a whole and potentially affect many assertions. ये भी होता है. रिस्क समझा क्यों, एनवायरनमेंट समझा क्यों, ऑब्वियसली रिस्क असेस करने के लिए एंड आइडेंटिफाई करने के लिए. Relate the identified risk to what can go wrong at assertion level, taking into account the relevant control that the auditor intends to test. ये भी होता है. ये 3 steps तो absolutely correct. Not consider the likelihood of misstatement, including the possibility of multiple misstatements and whether the potential misstatement is of the magnitude that could result
इन मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये जी गलत है, ये इनकरेक्ट है। जब भी हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो हम मिस स्टेटमेंट्स को भी जज करते हैं एंड देखते हैं कि वो मटीरियल है या नहीं है। तो वी डू कंसिडर द लाइकलीहुड ऑफ अ मिस स्टेटमेंट एंड कंसिडर द पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मिस स्टेटमेंट। When significant risk has been identified by the auditor, then audit evidence obtained solely from substantive analytical procedure is sufficient. बिल्कुल नहीं। जब आप बोल रहे हो कि मिस स्टेटमेंट एंड वो मटेरियल है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो फिर सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा। And audit evidence obtained solely from analytical substantive analytical procedure is unlikely to be sufficient. हाँ, auditor will also perform test of details. ये भी सही है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म करना है एंड सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से सारा आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। एंड डी बोल रहा है बोथ बी एंड सी, तो डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अपने को बी भी समझ में आ रहा था, सी भी समझ में आ रहा था, एंड डी जब आपको दोनों क्यूमुलेटिव का ऑप्शन दे रहा है तो मतलब डी इज माई करेक्ट चॉइस। In BB Limited, every business activity was being carried out manually. The top management of BB Limited decided to change the business environment of BB Limited by using computer systems and computer system related technology to carry out all the major activities of BB Limited. This business environment of BB Limited, where all the major activities are done using computer systems and computer related technology, is an example of, वो बोल रहा है कि जब business environment में सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हो तो उसको क्या बोलते हैं? अरे बहुत सिंपल है, ऑटोमेटेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है एंड सब कुछ अगर एआई कर रहा है, सब कुछ अगर कंप्यूटर कर रहा है तो सब सारे प्रोसेस ऑटोमेट हो गए, तो ऐसे एनवायरनमेंट बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑपरेशनल कंप्यूटेशनल कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल आईटी कंट्रोल? आईटी एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी या आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। एक्सेस सिक्योरिटी होता है एक जनरल आईटी कंट्रोल। डैश आर मैनुअल और automated procedures that typically operate at a business process level and apply to the processing of individual application। बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, क्योंकि इसमें बोल दिया कि कौन से कंट्रोल्स एप्लीकेशन को चलाने में मदद करते हैं। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल्स करते हैं, very simple, application controls itself help in processing of individual applications. Dash are manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT systems and applications। मतलब सपोज हो गया कि आपको कोई रिपोर्ट बनाने बोला है एंड वो रिपोर्ट का बेस है एक MIS रिपोर्ट, एंड ये MIS रिपोर्ट कहाँ से निकलता है? आपके सिस्टम से। तो ऐसे कंट्रोल्स को क्या बोलते हैं? ऐसे कंट्रोल्स को बोलते हैं IT डिपेंडेंट controls. Which of the following is an automated control? Program change, system generated report, application control या configuration? Configurations होता है एक automated control, क्योंकि वो system में inbuilt होता है। Which of the following audit testing methods is the most effective as an audit test and gives the best evidence? Inquiry में तो सिर्फ बातचीत होती है, कल को कोई भी आपके बातचीत से मुकर सकता है, तो इंक्वायरी तो लीस्ट ऑडिट एविडेंस देता है। ऑब्जर्वेशन, आंख से देख रहे हो, कल आंख नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? कल को आपका एक्सीडेंट हो गया और दोनों आंखें चली गई तो क्या ऑडिट एविडेंस मिला? तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो नॉट अ वेरी ग्रेट ऑडिट एविडेंस। इंस्पेक्शन, हाँ तहकीकात कर सकते हो, शायद कुछ मिले शायद कुछ ना मिले। री-परफॉर्मेंस इज द बेस्ट ऑडिट एविडेंस, क्योंकि जब आप उसको स्क्रैच से पूरा री-परफॉर्म करते हो तो आपको समझ आता है क्लाइंट ने कहाँ कहाँ गलतियां की है। डैश आर ऑल्सो नोन एज परवेसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। हमेशा याद रखना, जनरल आईटी कंट्रोल को बोलते हैं परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल, मतलब पूरी तरफ में फैला हुआ, ऐसा इनडायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो जनरल आईटी कंट्रोल्स आर ऑल्सो नोन एज परवेसिव और indirect controls. Dash is a combination of processes, tools, techniques that are used to tap vast amounts of electronic data to obtain meaningful information. अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स लिखेंगे, वो आंसर नहीं है। डेटा एनालिटिक्स इज द
correct answer. Data analytics is a combination of processes, tools, techniques that are used to tap vast amount of electronic data. Who is mainly responsible for implementation of internal financial controls in a कंपनी? क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं, एकदम आंख बंद करके इसमें आंसर मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स टिक कर लेना, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था हमेशा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी रिलेटेड होगा। तो जब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात है तो वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। When deviation from controls upon which the auditor intends to reply are detected, मतलब कुछ कंट्रोल्स थे जिसमें ऑडिटर ने सोचा हाँ ये कंट्रोल सही होंगे तो मैं यहाँ पे कम प्रोसीजर्स लगाऊंगा, पर अब उसे पता चल रहा है कि वो सब कंट्रोल्स सही नहीं है, तब क्या होगा? The auditor shall not make any inquiries to understand these matter and their potential sequences. क्या बकवास ऑप्शन, मतलब आप बोल रहे हो कि उसकी दुनिया उजड़ गई है, जिस कंट्रोल पे वो जिस कंट्रोल पे वो रिलाई करने वाला था वो कंट्रोल रिलायबल नहीं, और आप बोल रहे हो वो इंक्वायरीज नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा वहां पे? The auditor shall make specific inquiries to understand these matters and their potential consequences. मुझे तो अभी तक यही सही लग रहा है. The auditor shall make general inquiries to understand these matters. जनरल इंक्वायरीज क्यों करेगा? जब कंट्रोल वीक है तो उसको स्पेसिफिक इंक्वायरीज करी होंगी, तो जनरल इंक्वायरीज तो नहीं करेगा. The auditor shall make both general as well as specific inquiries to understand these matters and their potential consequences. नहीं, मैंने ऊपर ही बोल दिया जनरल इंक्वायरीज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो स्पेसिफिक इंक्वायरीज करेगा. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब बहुत सारे बच्चे इसमें डी टिक करके आएंगे, जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक नहीं, जनरल क्वेरीज नहीं होता, जब भी डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल एग्जिस्ट तो वहाँ पे स्पेसिफिक क्वेरीज करता है ऑडिटर. As per section 134 subsection 5 clause E of Companies Act, in case of listed companies the dash shall state that the directors had laid down internal financial controls to be followed by a company and that internal financial controls are adequate and were operating effectively. यहाँ पे पूछा है डायरेक्टर्स को कहाँ बताना पड़ता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में. अरे ऑप्शन में पूरे चारों ऑप्शन में एक ही जगह तो डायरेक्टर्स है तो वो टिक कर लो. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का हाल क्या है. यूजर ट्रेनिंग इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल IT कंट्रोल्स? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस नहीं, एक्सेस सिक्योरिटी नहीं, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस नहीं, प्रोग्राम चेंज का पार्ट होता है यूजर ट्रेनिंग. The objective of establishing security policies and procedures is to ensure that production systems are processed to meet financial reporting objectives. नहीं. To ensure that modified systems continue to meet financial reporting objective. ये भी नहीं. To ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives. ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है. To ensure that systems are developed, configured and implemented to meet financial reporting objectives. ये पूरा सही लग रहा है मेरे को. सिर्फ एक्सेस डेटा ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज होने से कुछ नहीं होगा, सारा डेटा सही से ऑथेंटिकेट, ऑथराइज, डेवलप, कॉन्फ़िगर एंड इम्प्लीमेंट होगा, तभी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होगा. Which of the following audit testing methods gives the least audit evidence? सबसे कम ऑडिट एविडेंस कौन सा ऑडिट प्रोसीजर देता है? मैं आपको ऊपर ही बता के आ गई, इंक्वायरी सबसे कम ऑडिट एविडेंस देता है, क्योंकि वो सिर्फ बातचीत है, वो आपको कभी भी कल को वो बोल देगा कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं. आज के टाइम पे यू हैव वॉइस रिकॉर्डर ऑन ये सब, पर ऐसा तो नहीं है जैसे आप मैनेजमेंट के पास गए आपने वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया. बहुत जन को बहुत टाइम याद ही नहीं रहता कि वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना है, कल को मैनेजमेंट कह दे कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तब इंक्वायरी गिव्स द लीस्ट ऑडिट एविडेंस. SA 315 establishes requirement and provides guidance on identifying and assessing risk of material misstatement at financial statements level only, at assertions level only, at financial statements and assertions level, at the financial statements or assertion level. So at the financial statements and assertion level is the correct answer. FS plus assertion दोनों level पे वो risk assess करता है.
The auditor shall design and perform audit procedures in order to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to the risk of material misstatement, including inquiry of management and, where applicable, others within the entity, including in-house legal counsel, reviewing minutes of meetings of those charged with governance and correspondence between entity and its external legal counsel, reviewing legal expense account, and lastly all of the above. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीजें उसको देखनी होती है. The management of Mago Limited has developed a strong internal control in its accounting system in such a way that the work of one person is reviewed by another. इसको internal चेक भी कहते हैं. इंटरनल चेक इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जहां पे एक का काम हमेशा दूसरा चेक करता है. काम ऐसे ही डिजाइन होता है. Since no individual employee is allowed to handle a task alone from beginning to end, the chances of early detection of frauds and errors are high. CA Olive has been appointed as the auditor of the company for the current financial year 17-18. Before starting the audit, she wants to evaluate the internal control system of Mago Limited. To facilitate the accumulation of information necessary for the proper review and evaluation of internal control, CA Olive decided to use internal control questionnaire and assimilate the system and evaluate the same. Which of the following question need not to be framed under internal control questionnaire relating to purchases? तो अगर वो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बना रही है जहाँ पे वो एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछ रही है, तो इन चारों में से क्या परचेज से रिलेटेड नहीं है? आर ऑथराइज सिग्नेटरीज फॉर द परचेज लिमिटेड टू इलेक्टेड ऑफिशियल्स, हाँ ये बिल्कुल होना चाहिए उसके क्वेश्चनर का पार्ट. आर पेमेंट्स अप्रूव्ड ओनली ऑन ओरिजिनल इनवॉइसेस, ये भी सही है. डज ऑथराइज ऑफिशियल थॉरली रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग चेक्स, हाँ ये भी सही है. आर मंथली बैंक reconciliations implemented for each and every bank account of the company, ये गलत है. ये कैश एंड बैंक का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर का पार्ट है, परचेज का नहीं. परचेज में हमें बीआरएस से कोई मतलब नहीं है. ठीक है. सो मल्टीपल चॉइस डन. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. एज ऑलवेज हम पहले पूरा केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम स्टैंड अलोन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर नहीं होगा तो हम आएंगे वापस केस स्टडी पे. What kind of risk is portrayed in the booking of revenue with respect to banquet halls? अब तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे तो बोल दिया है कौन सा रिस्क बैंक्वेट हॉल में portray हो रहा है. चलो अब पढ़ते हैं. Roop and Company are the auditors of Onda Group of Hotels. This is the first time the firm is auditing an industry in food and beverage, and it is day one of the audit. The engagement partner, along with his teams, wants to make a thorough understanding of entity and its environment in order to identify and assess the risk of material misstatements, whether due to fraud or error. The following are some of the points identified by them on day 1. The hotel has 2 banquet halls. The documentation available for verification of banquet hall revenue is only the invoice raised by the hotel and some mail conversations on customer inquiry and finalization of price. On audit trial, it is found that finance approval of the transaction is only after the invoice is sent to them for accounting at final settlement. Advance paid by the clients are not vetted through finance team. The auditor suspects a weakness in system. तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, होटल के पास बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल का इनवॉइस जो है वही उसका सिर्फ रेवेन्यू सोर्स है. जो रेवेन्यू के लिए अगर अपने को कोई ऑडिट एविडेंस चाहिए तो सिर्फ इनवॉइस और कुछ मेल कॉन्वर्सेशंस है. एंड वो बोल रहा है कि फिनेंस वाला तभी अप्रूवल देता है जब उसको अकाउंटिंग वाला वो भेज देता है इनवॉइस. ठीक है. तो यहाँ पे वो सोच रहा है कि कुछ कुछ गड़बड़ है, मतलब देयर शुड बी अ लिंकिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स, क्योंकि रीचेक कुछ भी नहीं हो रहा. ऊपर हम क्या पढ़ के मांगो का सबसे एरर्स कम कैसे हो रहा था, क्योंकि एक का काम दूसरा चेक कर रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो रूप एंड कंपनी बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ वीकनेस है. क्या वीकनेस है? इंटरनल कंट्रोल्स का वीकनेस है. तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज पोर्ट्रेड इन बुकिंग ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू बैंक्वेट होटल? कंट्रोल रिस्क इज इन द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. इनहेरेंट रिस्क नहीं है यहाँ पे, कोई अनयूजुअल आइटम नहीं है, यूजुअल आइटम है, इनका नॉर्मल डेली सोर्स ऑफ इनकम है, बट यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं कर रखे हैं.
Which among the following statement is incorrect in the context of audit risk? The more extensive the audit procedures, the lower is the detection risk. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, अपना detection risk लो करो. Greater the risk of material misstatement the auditor believes exists, less is the detection risk that can be accepted, and accordingly more persuasive evidence is required by auditor. ये भी एकदम सही है. हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. जितना ज़्यादा आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा उतना कम डिटेक्शन रिस्क एक ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा एंड उससे ज़्यादा उसको एविडेंस चाहिएगा. Audit risk also includes the risk that auditor may express an opinion that financial statements are materially misstated when they are not. ये है करेक्ट आंसर. ये गलत है. ऑडिट रिस्क में ये रिस्क तो आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत था एंड ऑडिटर ने सही ओपिनियन दे दिया. मतलब ऑडिटर ने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है, बट अगर एफएस सही निकला और ऑडिटर गलत दे दे उस पर कि एफएस रिलायबल नहीं है, तो ये ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है. उसका ड्यू डिलीजेंस का पार्ट होता है जहां पे उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस लगाया एंड उसको जेल तक हो सकती है, क्योंकि हमेशा अपने लॉ में बोलते हैं द इनोसेंट शुड नेवर बी पनिश. तो कभी भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ऑडिटर उस पर गलत ओपिनियन दे दें, कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं है, तो ये ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं आता है. इसमें उसका प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का पार्ट आता है. In the case of procurement of stores, the auditor has tested more than one control for the same assertion. In that given case, what should be the reliance on the control? Since compensating controls are identified, if tested and evaluated to be effective, the auditor can rely on the control. बिल्कुल सही है. अगर दूसरा हमने controls identify कर लिया है, उनको test कर दिया एंड अगर वो सही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. Even though compensating controls are there, since one control is ineffective, the auditor should not rely on the control for this assertion and should perform एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स. नहीं, ये तो वही बात हो गया कि एक इंसान ने आपके साथ धोखा किया तो अब आप इंसानियत से भरोसा उठा दोगे. ऐसा तो नहीं है. हमने कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल्स देखे एंड वो सही है तो हमारे लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. हट, ऐसा कुछ नहीं होता. डॉक्यूमेंटेशन इन एवरी मीडियम कैन बी एक्सेप्टेड. Even though compensating controls are there, since one control is ineffective, the auditor should not rely on the control for this assertion well as associated assertions. वो बोल रहा है इस assertion पे तो rely करो ही मत और बाकी पे भी मत करो. ऐसा कुछ नहीं है. A is the correct answer. In the context of SA 315, which among the following is not a risk assessment procedure? Inquiry of management is a risk assessment procedure. Analytical procedures is a risk assessment procedure. Observation inspection ये भी होता है. External confirmation एक audit evidence procedure होता है, वो risk assessment procedure नहीं होता है. What should be the course of action of the auditor for the entity not having a documented risk assessment process? बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए. द ऑडिटर शुड obtain management written representation on how risks are identified. The auditor shall discuss with management on how risks are identified, addressed, and determine whether there is an absence in whether the absence is appropriate in circumstances or whether it represents a significant deficiency in internal control. The auditor should advise the management to document the same immediately and accordingly opine on the same in his audit report too. The auditor shall discuss with management on how risks are identified and place reliance on the same as documentation is immaterial. देखो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे को बी लग रहा है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन तो वो ऑब्टेन करेगा ही, बट ऐसे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के लिए कभी भी कोई ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट नहीं करता, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑडिटर के पार्ट का काम है. वो मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट करे नहीं करे वो उनका मतलब है. तो आप किसी पे थोप नहीं सकते कि उनको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है. तो सबसे बेस्ट इज कि ऑडिटर जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि वो कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे रिस्क समझते हैं एंड वो देखेगा कि ये सब रिस्क मटीरियल उसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड केस स्टडी पे. First question है regarding a drastic fall in the revenue of the company, which of the following is an audit risk? Fall in revenue would result in fall in profits for the company. तो fall in revenue तो वो fall in profit होगा. ये audit risk क्या है इसमें?
Drastic fall in revenue may imply that the company is not able to carry out its operation in foreseeable future due to lack of demand in the market for company's product. There is a risk that going concern disclosure is to be omitted in financial statements. हाँ, ये मुझे सही लग रहा है, ये एक ऑडिट रिस्क हो सकता है. The company can explore a new line of activity if demand of its product is falling. तो तुम्हारा बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट है, उसमें ऑडिट रिस्क क्या करेगा. फॉल इन रेवेन्यू वुड मीन लोअर टैक्स लाइबिलिटीज फॉर द कंपनी. तो उसमें ऑडिट रिस्क कहां से आया. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The company's products are getting outdated in the market. Which of the following is an audit risk? The company should devise strategies to sell products in the market. Strategy part है. Inventories may be understated in such a scenario. Understated नहीं होंगे, overstate होंगे, क्योंकि अगर तुम्हारा माल नहीं बिक रहा है तो मतलब तुम्हारे घर पे इन्वेंट्री जमा होती जा रही है. तुम क्या ट्राई करोगे, तुम उस इन्वेंट्री को हाई वैल्यू पे दिखाते जाओ कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तुम्हारे बैलेंस शीट का वैल्यू बढ़े. तो इन्वेंट्रीज में भी ओवर स्टेटेड इन सच सिनेरियो, ये है ऑडिट रिस्क. A large customer has failed to pay to the company. Identify audit risk from below. Receivables may be misstated if irrecoverable debt is not written off. हाँ, मिसस्टेटेड तो होंगे अगर इरेवोकेबल बोल रही हूँ मैं, इरिकवरेबल डेट राइट ऑफ नहीं होगा. रिसीवेबल्स में भी ओवर स्टेटेड इफ इरिकवरेबल डेट इज नॉट रिटन ऑफ, ये बेटर है. अगर जो बैड डेट टू बी रिटन ऑफ है, अगर वो राइट ऑफ नहीं होगा तो तुम्हारा रिसीवेबल्स क्या होगा, ओवर स्टेटेड रहेगा. Identify audit risk involved when inventory holding period has increased from 30 to 90 days. अगर 30 से 90 दिन तुम्हारी इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन्वेंट्रीज हमेशा ज्यादा रहेंगी तुम्हारे पास एंड उसकी वजह से तुम ट्राई करोगे तुम अपने इन्वेंट्रीज को ओवर स्टेट करके दिखाओ. There is a risk to overstatement of inventories. There is a risk relating to existence of inventories. There is a risk that slow movement of stocks would increase tax liability when GST rates are increased. There is a risk relating to holding and storage cost of inventories. मैंने क्या बोला, जब इन्वेंट्री घर पे ज्यादा रहेगी तो तुम क्या करोगे, अपने बैलेंस शीट का वैल्यू बढ़ाने का बैलेंस शीट का वैल्यू बढ़ाने का ट्राई करोगे, तो उसमें क्या होगा, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज होगा. Part of inventories are lying with third parties. Identify audit risk involved. There is a risk that third parties do not manufacture according to specification of the company. वो बिजनेस का पार्ट है, वो ऑडिट का पार्ट नहीं, तो ऑडिट रिस्क नहीं है. There is a risk that getting job work done from third parties, company is increasing its कॉस्ट. ये भी ऑडिट का पार्ट नहीं है, तुम्हारे बिजनेस का पार्ट है, तुमको कॉस्ट बढ़ाना है, कम करना है, तुम देखो. देयर इज अ रिस्क दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वुड नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरीज लाइंग विद थर्ड पार्टीज. हाँ, ये एक अप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्क है कि आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले थर्ड पार्टी से, तो ये एक्चुअली मेरा ऑडिट risk है. There is a risk that sufficient and appropriate audit evidence would not be available for quality control. नहीं, हम quantity and condition के लिए थर्ड पार्टी से उनका confirmation मांगते हैं. Next question. Which of the following most appropriately describes the test of control regarding insurance of inventories? Inspect insurance policies to verify that inventories at each location are insured for fire and burglary. The sum insured and पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ पॉलिसी आर नॉट रेलिवेंट. नहीं, ये भी रिलेवेंट होते हैं. हमें इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ उसका सम इंश्योर्ड एंड सम अश्योर्ड एंड क्लेम पीरियड एंड क्लेम का ड्यूज भी चेक करना चाहिए. इंस्पेक्ट इंश्योरेंस policies to verify that inventories at each location are comprehensively insured. Ensure adequacy of sum insured by comparing it with value of inventories. Also ensure policy period has not expired. ये सही लग रहा है. Inspect insurance policies to verify that inventories at each location are comprehensively insured. Ensure policy period has not expired. यहाँ पर सम इंश्योर्ड वाली बात मिसिंग है. इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज टू वेरीफाई दैट इन्वेंटरीज एट ईच लोकेशन आर इंश्योर्ड फॉर फायर एंड बर्गलरी. इंश्योर पॉलिसी पीरियड हैज नॉट एक्सपायर्ड. ये तो ऐसा लग रहा है सेम ही है. बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following most appropriately describes test of controls regarding inventory count?
obtain detail of inventory counting procedure and ensure that inventory counting is carried out according to laid down procedure. ये तो सही है, पर आपको टेस्ट काउंट भी परफॉर्म करना चाहिए एंड आपको पीवी भी अटेंड करना चाहिए. आपको पीवी में सारा सब कुछ काउंट नहीं करना है, पर आपको वो अटेंड करना चाहिए एंड टेस्ट काउंट परफॉर्म करना चाहिए. Obtain detail of inventory counting procedure and ensure that inventory count is carried out according to laid down procedure. Attend inventory count. अब इसमें ये वाला तो आ गया, पर अभी भी टेस्ट काउंट वाला जो प्रोसीजर है वो मिसिंग है. Obtain detail of inventory counting procedure and ensure that inventory count is carried out according to laid down procedure. Attend inventory count and perform test count. हाँ, ये सही है. While testing control over bank reconciliations, it has been noticed that bank reconciliations are not being performed at regular intervals. Identify the most appropriate description of control deficiency in this regard. Bank reconciliations are not being performed regularly as the concerned staff is overburdened. कितना भी overburdened तो bank reconciliation time to time perform होना चाहिए. Bank reconciliations are not being performed regularly as the concerned staff is overburdened. It can result in errors. हाँ, errors तो हो सकते हैं, frauds भी हो सकते हैं. Bank reconciliation are not being performed regularly as the concerned staff is overburdened. It can result in errors. It may result in misstatement of cash and bank balance in financial statement. हाँ, अब सही बोला इन्होंने, एरर भी हो सकता है एंड मिस्टेक भी हो सकता है financial statements. Since the company is a new client, which of the following is the most appropriate? There is a reduced detection risk. There is an increased detection risk. There is no effect on detection risk. Detection risk should be increased to lower audit risk. नया क्लाइंट है तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि हमें तो अभी कंट्रोल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे इन जो हमारा डिटेक्शन रिस्क है वो कम से कम रहे. तो देयर इज एन reduced detection risk. Which of the following statement is most appropriate regarding auditor's response to assess risk of new client? More substantive procedures would be required to be performed. Less substantive procedures would be required to perform. There is no effect on substantive procedures. There is no effect on substantive procedures as the audit risk is लो. तो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी होगी, क्योंकि ये पहला क्लाइंट है तो तुम्हें उसके कंट्रोल्स असेसमेंट के बारे में कुछ नहीं पता. 1-2 साल करोगे तब एक्सपीरियंस मिलेगा, तब सारे कंट्रोल समझ में आएगा, तब तुम अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स रिड्यूस कर सकते हो, अभी नहीं. अब फोर्थ केस स्टडी. Dash are the manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT systems and application. ये क्वेश्चन में ऊपर पढ़ के आ गए हैं. ऐसे कंट्रोल्स को क्या बोलते हैं? IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स. दो स्टेटमेंट दिए, तुम्हें बताना है सही कौन सा. स्टेटमेंट 1, एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंक्लूड बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल दैट ऑपरेट एट बिजनेस प्रोसेस लेवल. और दूसरा, जनरल IT controls apply to mini frame, main frame as well as end user environment. दोनों सही स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1 is correct, statement 2 is correct. Both statements are correct. Dash are known as pervasive or indirect control. क्या कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो परवेसिवली रिलेट करते हैं? ऊपर भी मैंने समझा के जनरल IT controls are also known as pervasive or indirect controls. Dash is a combination of processes, tools and techniques that are used to tap vast amount of electronic data to obtain meaningful information. ये सारे क्वेश्चन हम ऊपर करके आ चुके हैं. इसको क्या बोलते हैं? डेटा एनालिटिक्स. Which of the following is not a correct statement? पूछा है इनकरेक्ट इन सब में से क्या है? Inquiry should be always used in combination with any of the testing methods. हाँ, क्योंकि इंक्वायरी सबसे कम हमें एविडेंस देता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं कि किसी और प्रोसीजर के साथ उसको लगाना चाहिए ताकि हमें उसे बेटर एविडेंस मिल पाए. दी परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव बट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ये भी सही है. अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव्स द लीस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस. बिल्कुल गलत. इंक्वायरी के साथ अगर इंस्पेक्शन लगाओ तो आपको अच्छा ऑडिट एविडेंस मिल सकता है, क्योंकि आपने इंक्वायरी कर ली, बातचीत कर ली, अब आप उसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपको उससे रिलेटिंग, उससे सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस भी मिल जाएंगे. फिर फिफ्थ केस स्टडी.
देखा, आप सारा केस स्टडी जो हम पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर केस स्टडी आप इंडिविजुअली ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर पा रहे हो, आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक इन द एग्जाम। सबसे पहले जाके स्टोरी फॉर्म में पूरा केस स्टडी मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो केस स्टडीज बहुत बड़ी होती है एंड बहुत सारा टाइम हमारा वहीं कंज्यूम हो जाता है। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक, पहले क्वेश्चंस पढ़ना एंड क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली आंसर कर पाओ, तब पहले वो करना, नहीं कर पाओ तभी जाके केस स्टडी पढ़ना, ठीक है। Dash are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application control। तो general controls ऐसे होते हैं जो सारे application से relate करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं pervasive control, and it also helps in functioning of application control। The objective of which of the following is to ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objective? Access security. Access security ensures that everything is authenticated and authorized. Tools and techniques that auditor uses in applying the principles of data analytics are known as computer assisted audit technique। बहुत लोग अब इसमें टिक करके आएंगे, इसमें टिक करके आएंगे, इसमें भी टिक करके आएंगे, ऐसा नहीं है, याद कर लो इसको। कैट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। Dash is a term that is used to describe a very large computer with high computing power, memory, and storage that are required for running large business operations. Mainframe कंप्यूटर्स को बोलते हैं ऐसे कंप्यूटर जो जिनमें बहुत हाई कंप्यूटिंग पावर होता है, मेमोरी होता है एंड स्टोरेज होता है। Dash are needed to support the functioning of Dash, and both are needed to ensure complete and accurate information processing through IT systems। तो general controls are needed to support the functioning of application controls, and तभी आपका IT system सही रहेगा। तो general IT controls are needed to support the functioning of application controls, and both are needed to ensure complete and accurate information processing through IT system। ठीक है, अब 6th case study। In the initial stage of conducting audit of Healthy and Talented Private Limited, Mr. W decided to evaluate the internal control of the company। Evaluation of internal control is a very important part of audit report। नहीं, audit report तो आप लास्ट में देते हो, वो तो कंक्लूडिंग आइटम है। ऑडिट एविडेंस नहीं, ऑडिट एविडेंस का भी पार्ट नहीं होता है। इंटरनल कंट्रोल एवेलुएट करना ऑडिट एविडेंस का पार्ट नहीं है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडिट प्रोग्राम में बताया जाता है कि आपको इंटरनल कंट्रोल एवेलुएट करना है। The first team member of team helping Mr. W suggested a method according to which number of instructions were required to be followed to collect information about internal control। This method is called, इसमें वो बोल रहा है खुद खुद को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, मतलब टीम को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। जब मैंने बोला था जब टीम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, चेक लिस्ट। The second team member of team helping Mr. W suggested a method in which complete description of internal control in operation is recorded। This method is known as, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम क्लाइंट को बोलेंगे कि हमें कंप्लीट डिटेल्ड रिकॉर्ड दो, आपका इंटरनल कंट्रोल कहाँ कहाँ पे। क्या हमने इसमें ग्राफिक फॉर्म में मांगा है, नहीं, तो फ्लो चार्ट नहीं हो सकता। क्या हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चनर नहीं हो सकता। क्या ऑडिट असिस्टेंट को हम बोल रहे हैं कुछ काम करने, इसमें इंश्योर करने की चेकलिस्ट फॉलो करो, नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, नरेटिव रिकॉर्ड। The third team member of team helping Mr. W suggested a method in which internal control of the company is presented in graphic form। This method of gathering information so that internal control can be evaluated is known as, graphic form आते ही तुम्हारे मन में घंटी बज जानी चाहिए कि इसका आंसर होगा फ्लो चार्ट। The fourth team member of the team helping Mr. W suggested a method in which series of questions were required to be answered to gather information for internal control। This method of gathering information so that internal control can be evaluated is known as internal control questionnaire। जब आप
एंटिटी से क्वेश्चन पूछोगे तो उसको कहते हैं क्वेश्चनर, जब आप खुद में क्वेश्चन सजा के रखोगे ताकि इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन नहीं मिस होगा तो उसको कहते हैं चेक लिस्ट। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए याद रखना एंटिटी से पूछ रहे हो तो क्वेश्चनर और खुद से पूछ रहे हो तो चेक लिस्ट। 7th case study. Is the perception of CA Amar towards not wasting his team's time and effort in understanding business environment and risk of KLM correct? नहीं, ये तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, ऑप्शन पढ़ने से पहले कभी भी ऐसा मत मानना कि अगर आप एंटिटी के एनवायरनमेंट समझ रहे हो तो उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एंटिटी के एनवायरनमेंट नहीं समझोगे तो बाद में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि रिस्क ज़्यादा कहाँ है, ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा कहाँ लगाने हैं, तो आप सब में इक्वली ऑडिट प्रोसीजर लगाते जाओगे एंड बाद में समझ में आएगा कि अरे यहाँ पे ज़्यादा गलती है, यहाँ पे कम गलती है, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था। तो इट इज़ नॉट वेस्टिंग time, it is in fact a very beneficial process which will save your time later. Yes, CA अमर is correct. आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है, CA अमर correct तो नहीं है, इसमें मुझे पता है. No, CA अमर is not correct as the audit team must obtain in-depth understanding of business environment and risk specific to KLM Limited. हाँ, ये सही लग रहा है. Yes, CA अमर is correct. C. Amar cannot decide this aspect at his own and should discuss the same. अरे इसमें मैनेजमेंट क्या करेगा यार, इसमें मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता. सी ए अमर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये टाइम वेस्टेज नहीं है. द एंट्री डन इन द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ KLM लिमिटेड बाय एन unauthorized personnel as noticed by audit team in 2 instances is an example of what kind of risk. अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सनल कोई एंट्री कर रहा है मतलब आपके कंट्रोल्स वीक है, तो इसका पूरा पूरा परिमाण है कि आपके एंटिटी में कंट्रोल रिस्क प्रेजेंट है. The attitude and actions of management and those charged with governance of KLM Limited as noticed by CA Amar is a part of business environment, business control, control environment और risk assessment process. इस ये किसका पार्ट होता है? कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है. Dash is a function of effectiveness of design, implementation and maintenance of internal control by management. अभी अपने ऊपर भी ये एमसीक्यू करके आए, जब आप डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो, मतलब आप चेक कर रहे हो कि कंट्रोल रिस्क कैसा है उस एंटिटी का. 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वही ट्रू और फॉल्स बताना है. सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑडिटर नीड्स एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द अकाउंटिंग सिस्टम इज एडिक्वेट एंड ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिकॉर्डेड. फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के बाद आपके मन से एब्सोल्यूट वर्ड तो आई स्वेयर निकल गया होगा. हमने इतना बोला था उसमें रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते ही उसको पूरा काट देना, अपने क्वेश्चन पेपर में कह देना ये गलत है. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. Statement 2. The auditor should gain an understanding of accounting system and related internal controls and should study and evaluate the operations of internal control upon which he wishes to rely in determining the nature, time and extent of other audit procedures. बिल्कुल सही है, तो सही कहा है, तो statement 2 is correct. 8वां केस स्टडी. 8वां केस स्टडी जो मुझे ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है, फिर ऑन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कुछ पढ़ते हैं. अंडर विच सिचुएशन इज आईटी नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट? इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, तब तो आईटी रेलेवेंट है. जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आईटी से काम करवाओ, मैन्युअली काम कम करो कि एरर्स कम रहे. हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, तभी भी हाँ आईटी ज्यादा करो, ऑटोमेट ज्यादा करो एंड मैनुअल कम करो. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज लो, तब आईटी रेलिवेंट नहीं है, तब मैन्युअली काम हो सकता है. जब ट्रांजैक्शंस का क्वांटिटी कम है, जब ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम कम है, जब ट्रांजैक्शंस का अमाउंट कम है, तब आईटी रिक्वायर्ड नहीं है, तब मैनुअल से भी काम चल सकता है. Which of the following is a risk that arises from use of IT system? Direct data changes, limited monitored access, adequate segregation of duties, authorized access of data. ये सब तो तीनों देखो एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है. So direct data changes is a risk that arises from use of IT system. The relationship between two controls is such that dash are needed to support the functioning of dash and both ensure
complete and accurate information processing through IT systems. यहाँ पे हम ऊपर करके आए, general IT controls are required to support the functioning of application controls, and both are needed to ensure complete and accurate information processing. The term IFC refers to policies and procedures put in place by company for ensuring reliability of financial information, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of human resources, prevention and detection of errors. अब आप अगर IFC की definition पे जाओगे तो आपको ये चारों चीज़ें दिखेंगी, but मैं बता देती हूँ इसमें करेक्ट ऑप्शन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ये है, एंड हमें भी यही मानना पड़ेगा कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. बाकी आप चारों इसका है आंसर. यहाँ पे हमें आईसीआई का जो भी है मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दिए कि ये चारों ही डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं. चारों में भी कुछ गलत नहीं है, बट हमारे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस याद करके चल जाओ. डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक records and data residing in IT system using spreadsheets and specialized audit tools with IDEA and ACL to perform which of the following? Evaluating impact of controlled efficiency, compliance with applicable laws and regulation, authorize changes to systems or programs, providing latest systems. वो पूछ रहा है डेटा एनालिटिक्स से आपको क्या क्या पता चल सकता है, तो आपको कंट्रोल डेफिशिएंसीज का इंपैक्ट पता चल सकता है. AA एंड एसोसिएट्स एंड ऑडिट फर्म, अच्छा सॉरी मैं गलती से केस स्टडी पढ़ रही हूँ. केस स्टडी नहीं पढ़ना है, सॉरी सॉरी सॉरी. हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे डायरेक्टली, केस स्टडी नहीं पढ़ना है. जब तक जरूरत नहीं है केस स्टडी नहीं पढ़ना है. तो क्वेश्चन 1, CAA was aware of the fact that understanding of internal control of organization would assist the team in various ways. Which of the following is not achieved by understanding of internal control system? तो उससे पता है कि internal control समझने से उसका बहुत सारा benefit होगा, पर इन चारों में से क्या उसका benefit नहीं होगा? Identifying breakdown due to human error, identifying types of potential misstatements, identifying factors that affect risk of material misstatements, designing the nature, time and extent of further audit procedures. तो ये सब तो ठीक है, पर उसका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने में हेल्प नहीं होगा. Which of the following factors is not relevant to auditor's judgment about a control, whether individually or in combination with others, is relevant to audit? ये ऑडिटर के जजमेंट के लिए रेलिवेंट नहीं है. इन चारों में से क्या रेलिवेंट नहीं है? डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, ये रेलिवेंट है. एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये भी रेलिवेंट है. नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस, ये भी रेलिवेंट है. नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये उसके जजमेंट के लिए रेलिवेंट नहीं है, ये तो उसका काम ही है. तो दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क और डिटर्मिनेशन ऑफ और इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, तो ये तो उसका काम है, तो ये नहीं है उसका पार्ट ऑफ जजमेंट. CAP obtained an understanding of risk assessment process of entity. Which of the following is a risk assessment procedure to be followed by entity? Identifying business risk relevant to financial reporting objectives, ये सही है. Estimating significance of risk, ये भी सही है. Assessing the likelihood of their occurrence, ये भी सही है. Deciding about the actions to address those risks, ये भी सही है. तो 3 का आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4, चारों काम करना पड़ेगा एक बिजनेस को अगर उसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है. CAP considered all the factors which he should have considered to exercise his judgment as to which risk are significant risk. Which of the following is a factor when he should have considered which he should have considered to determine a same? तो फिर यहाँ पे पूछा है कि एक रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क कब बनता है? Whether there is a risk, whether the risk is a risk of error, the complexity of transaction, whether the risk involves significant transactions with non-related parties, the degree of objectivity in measure of financial information related to risk, especially measurements involving a wide range of measurement uncertainty. तो इससे रिस्क इससे रिस्क एक सिग्निफिकेंट रिस्क बनता है.
Which among the following is incorrect with reference to last para of case study regarding the alter to obtain an understanding of major activities that entity uses to monitor internal control over financial reporting? It involves assessing of controls on timely basis and taking remedial actions. सही है. Management accomplishes it through ongoing activities, separate evolutions, etc. ये सही है. Management's monitoring activities may include using some information from from external parties. And lastly, in small entities, management monitoring of internal control is often accomplished by managements or owner managers close environment close involvement in operation. ये सही है, ये गलत है थोड़ा. थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल पार्टी के कम्युनिकेशन से मैनेजमेंट अपना इंटरनल कंट्रोल मॉनिटर नहीं कर सकता है. एंड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर केस स्टडी फॉर दिस सेशन. After studying description of company and its nature of operations, which of the following statements is more appropriate? Inherent risk for revenue and profit assertions is likely to be lower. अच्छा, इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा. CA Sanjay is conducting audit of PETA Education Solution Private Limited for the first time. The company is engaged in providing solution to students appearing for competitive exams under engineering and medical streams. Company's business is operated from physical centers spread in many states of the country. However, of late, number of aspirants availing company's services are shrinking due to emergence of new competitors and inability of the company to switch to new technologies available in the market. The company had taken bank loans in past years for expansion of its physical centers. However, due to reduction in strength of aspirants opting for services provided by the company, management is always looking for means to meet its financial commitments on time. During the course of audit, CA Sanjay wants to be sure of profit and revenue assertions reflected in financial statements of the company. Therefore, he is planning to test the company system for booking revenue in the books of accounts. He notices that during the year under consideration, many experienced teaching faculties have left due to late payment. These have been replaced by inexperienced faculties having lower contractual cost but leading to poor satisfaction outcomes among aspirants. How besides employee turnover of regular administrative staff also remains high. तो आपको पूछा है कि आपको ये पैरा पढ़ के क्या लग रहा है. अब क्योंकि कंपनी की स्थिति इतनी पुअर है तो कंपनी क्या ट्राई करेगा, अपना प्रॉफिट एंड रेवेन्यू मिसस्टेट करने का ट्राई करेगा. तो इनहेरेंट रिस्क फॉर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज लाइकली टू बी हायर. The case scenario describes a situation of leaving of experienced faculties, high employee turnover, and absence of training programs for the staff of the company. Such indicators are example of unsatisfactory कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी. क्योंकि प्रॉपर कंट्रोल नहीं था, वो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगा रहे, प्रॉपर टाइम टू टाइम अपना ऑपरेशंस रिव्यू नहीं कर रहे, प्रॉपर चेंज नहीं कर रहे अपनी कंपनी में, इसलिए उसकी कंपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मीट नहीं कर पा रही, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही अपने एम्प्लॉयज़ को, इसीलिए वो छोड़ के जा रहे हैं. The auditor is planning to test the company's system for booking revenue in its books of accounts. Identify the correct statement in this regard. He is likely to place greater reliance on controls relating to booking of revenue. He is likely to place lower reliance on controls relating to booking of revenue. Reliance placed by him on controls relating to booking of revenue would be unaffected due to reduction in contractual cost by the company. Reliance placed by him on controls relating to booking of revenue would be unaffected due to shrinking of number of aspirants. क्योंकि इतना झोल चल रहा है तो वो क्या करेगा, लोअर रिलायंस प्लेस करेगा, क्योंकि कंपनी के सब विरोध ही जा रहे हैं. रेवेन्यू कम से कम करने का ही सारा नेचर है, सारा एक्टिविटीज कंपनी का रेवेन्यू कम ही कर रहा है. तो ही नोज की कंपनी ट्राई करेगी कि वो अपना रेवेन्यू मैनिपुलेट करे एंड रेवेन्यू ओवरस्टेट करके दिखाए. तो ही इज लाइकली टू प्लेस लोअर रिलायंस ऑन कंट्रोल्स. The auditor has increased area of substantive checking in the company. It is due to reason that he wants to lower detection risk, he wants to lower control risk, he wants to raise sample risk, he wants to lower inherent risk, he wants to lower
डिटेक्शन रिस्क, उसको डिटेक्शन रिस्क कम से कम करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर्स लगा के उसको ट्राई करना है वो जितना पॉसिबल है सारा मिसस्टेटमेंट्स कवर कर पाए. And the last question for today's session: the author does not want to suffer from probable adverse publicity or loss of professional goodwill. Such a situation is indicative of author's business risk. And here we come to an end. I hope you like the session, and if you do so, do like, share, comment, and subscribe. And I hope you are enjoying this series. And we'll meet again on the next Sunday with another chapter. Until then, happy learning and thank you.